है जिसका नाम है दोलन यानी ऑसिलेशन। बच्चों, ये जो दोलन शब्द आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। द्वि द्वि प्लस आलिंद। आलिंद जो है वो आंगन को कहा जाता है, आलन भी इसको हम कहते हैं शॉर्ट में। तो ये जो आलन शब्द है ये आंगन शब्द से लिया गया है और द्वि और आलन को जोड़ करके बनाया गया है दोलन। आंगन और रास्ते में एक मूलभूत अंतर ये होता है कि रास्ते पर हम एक और गति करते हैं, हमारी कोई एक निश्चित जगह होती है जिस निश्चित जगह से हम एक निश्चित मंजिल की ओर जाते हैं, जबकि आंगन में हम बार 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 जो है एक से दूसरे स्थान पर, दूसरे से पहले स्थान पर लगातार गति करते रहते हैं। जैसे आपने घर में भी किया होगा, आप कमरे से हॉल में, हॉल से रसोई में, रसोई से किसी दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से बाथरूम में, बाथरूम से फिर हॉल में, हॉल से कमरे में, लगातार जो है आप उस रास्ते पर गति करते रहते हो, बार बार उस पथ की जो है पुनरावृत्ति आप करते हो। तो जो शब्द दोलन है वो इसी से लिया गया है और इसी से एक शब्द एक और शब्द आप देखेंगे जो जुड़ा हुआ है, डोलना। डोलने का मतलब भी जो है वो दोलन से ही लिया जाता है। डोलने का मतलब भी होता है कि एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द डगमगाना। जैसे हम कहते हैं भाई तुम्हारा मन डोल रहा है, मतलब तुम्हारा मन कोई काम करने के लिए कर भी रहा है और तुम्हें दिक्कत भी हो रही है, झिझक भी हो रही है, यानी मना भी कर रहा है, यानी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर हमारी जो मनोवृत्ति है वो भी बदल रही है। तो ठीक इसी प्रकार से इस शब्द को हम लेकर के और इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है दोलन। दोलन का एक सिंपल अभिप्राय यदि हम कहें तो हम कहेंगे कि दोलन किसी भी पिंड की एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द जो गति होती है या जो कंपन होता है उससे दोलन कहा जाता है। जब भी कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, मान लीजिए एक कोई निश्चित बिंदु है, इसके इधर उधर एक निश्चित पथ का चयन करते हुए, किसी बिंदु के इर्द गिर्द यानी इधर उधर एक निश्चित पथ का चयन करते हुए उस पथ को बार बार दोहराता है, तो इस प्रकार की गति को हम दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। कंपन गति दोलन गति का ही एक दूसरा रूप है। ऐसी दोलन गति जिसमें पथ की पुनरावृत्ति में लगने वाला समय कम हो, अत्यल्प हो, या हम कहें कि बहुत अल्प समय अंतराल में इस पथ की पुनरावृत्ति अत्यधिक बार अगर की जाए तो इसे हम कंपन कह सकते हैं। आपने ऐसी गति बहुत सारी जगह पे देखी होगी। आपने झूले की गति देखी होगी। झूले को हम देखते हैं एक साइड में ले जाकर के जब हम धक्का देते हैं तो लगातार वो एक ही पथ की पुनरावृत्ति करता है। आपने पेंडुलम की गति देखी होगी। आपने देखा होगा घरों में या कहीं टीवी में या कहीं आसपास घड़ी की दुकान पर एक पेंडुलम वाली घड़ी जिसमें एक चम्मच लटका हुआ रहता था, वो लगातार गति करता था। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि अगर एक धागे से आप एक छोटा पत्थर बांधे और उस धागे को एक कील से इस प्रकार से या किसी भाग से इस प्रकार से लटकाए कि जब उस पत्थर से जो धागे से पत्थर बंधा हुआ उस पत्थर को यदि आप एक और विस्थापित करके छोड़ें तो वो स्वतंत्र रूप से गति कर सके, तब आप देखेंगे वो जो वो जो पत्थर है जो दोलन करता है, वो पत्थर जो दोलन करता है, वो दोलन जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक एक निश्चित पथ के इर्द गिर्द होते हैं। तो इस प्रकार की गति जिसमें कोई पिंड एक निश्चित पथ की पुनरावृत्ति करता है बार बार, नंबर एक बात, और एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है, उसे हम दोलन गति करते हैं, दोलन गति कहते हैं। लेकिन ये जो दोलन गति है वो एक्चुअल में जिस गति से आई है उसे हम कहते हैं आवर्ती गति या आवर्त गति। आवर्त गति क्या है? जब भी कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक ही बात को दो बार बोल दिया और फिर मैं इनको नाम भी अलग अलग दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई एक निश्चित पथ के पर बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसको दोलन गति कहते हैं। एक बार मैं कह रहा हूँ निश्चित पथ पे बार बार पुनरावृत्ति उसको आवर्ती गति कहते हैं। दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि दोलन गति आवर्ती गति का एक स्पेशल रूप है। दोलन गति जो है वो आवर्ती गति का एक स्पेशल रूप है। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी आपको पता चल जाएगा
कि हर गति को हम दोलनी गति नहीं कह सकते, हर गति को हम दोलनी गति नहीं कह सकते हैं। हम कुछ विशिष्ट गतियों को दोलनी गति कहेंगे और कुछ विशिष्ट गतियों को हम दोलनी गति नहीं कह करके केवल आवर्ती गति कहेंगे। यानी आवर्ती गति तो जो है वो कॉमन नेम हो गया। जैसे मैं कहूं कि विद्यार्थी एक कॉमन नेम है जिसमें छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा वे छात्र और छात्राएं भी हैं जो स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज का ज्ञान ले रहे हैं, वो उस समय के लिए छात्र हैं। चाहे वो अस्थायी छात्र हो चाहे वो स्थायी छात्र हो। मान लीजिए मैं भी किसी चीज से सीख रहा हूं तो मैं अस्थायी रूप से छात्र की तरह ही माना जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा कि विद्यार्थी, तो विद्यार्थी तो कॉमन नेम हो गया और छात्र जो है वो क्या हो गया, स्पेशल नेम। अब हम ये कहें कि क्या छात्र विद्यार्थी नहीं है? बिल्कुल छात्र विद्यार्थी भी है, पर प्रत्येक विद्यार्थी छात्र नहीं हो सकता है, कुछ विद्यार्थी छात्राएं भी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से सभी प्रकार की दोलन गतियां, जिनको आप छात्र मान लीजिए एक तरीके से, और आवर्ती गति को आप मान लीजिए विद्यार्थी। यानी विद्यार्थी तो क्या हो गया, कॉमन नेम, तो आवर्ती गति तो क्या हो गया है, कॉमन नेम, और दोलनी गति क्या हो गया, इस कॉमन नेम का कोई स्पेशल भाग हो गया है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है आपको पता चल जाएगा। अभी दोनों में अंतर मतलब दोलनी गति, कौन सी आवर्ती गति को हम दोलनी गति कहेंगे वो आपको पता चल जाएगा अभी। तो आवर्ती गति जो है हम क्या कह रहे हैं, ऐसी गति, किसी भी पिंड की ऐसी गति जिसमें पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ की बार बार पुनरावृत्ति करता है, उस गति को हम कहते हैं आवर्ती गति या आवर्त गति, जिसे हम अंग्रेजी में पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कि भाई एक निश्चित समय अंतराल में जो है ये मोशन जो है वो वापस हो रहा है, इसलिए इसे पीरियोडिक मोशन कहा गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मान लीजिए कि एक पिंड है, जैसे झूले की हमने बात की, तो वो एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द एक निश्चित पथ की पुनरावृत्ति बार बार कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक चक्कर पूरा कर रही है। लेकिन पृथ्वी की गति में पृथ्वी एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द दोलन नहीं कर रही है। यानी पृथ्वी की गति और झूले की गति दोनों ही आवर्ती गति तो है, लेकिन पृथ्वी की गति को हम दोलनी गति नहीं कह सकते हैं, केवल झूले की गति को ही हम दोलनी गति कह सकते हैं। तो आवर्ती गति तो क्या हो गया बच्चों, कॉमन नेम हो गया। और आवर्ती गति में हमने क्या कहा, जिसमें निश्चित पथ की पुनरावृत्ति बार बार करे। अब दोलनी गति में हमने क्या कह दिया, दोलनी गति में हम कह दिया कि ये स्पेशलिटी इसमें है कि ये निश्चित पथ की पुनरावृत्ति तो करेगा, लेकिन एक निश्चित बिंदु, जैसे साम्य बिंदु, संतुलन बिंदु, साम्य अवस्था का बिंदु, शून्य विक्षेप अवस्था का बिंदु कहा जाता है, उसके दोनों तरफ इर्द गिर्द यानी इधर उधर ये गति करेगा। अब इधर उधर जब ये गति करेगा तो ये गति का जो प्रकार है वो अलग अलग हो सकता है, गति का जो प्रकार है वो अलग अलग हो सकता है। ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। अब ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसमें पढ़ेंगे तो हम आवर्ती गति के बारे में, लेकिन आवर्ती गति में भी स्पेशलिटी से हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम दोलनी आवर्ती गति के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जितने भी मैकेनिज्म होंगे वो सब दोलनी गति के हम काम में लेंगे, लेकिन उसको नाम हम क्या लिखेंगे, आवर्ती गति। क्यों, क्योंकि दोलनी गति भी एक आवर्ती गति है। जैसे छात्र एक विद्यार्थी भी है, ठीक है। तो हम इसको दोनों नाम, दोलनी गति को आप आवर्ती गति भी कह सकते हो। प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति है, लेकिन प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति नहीं है। तो आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये जो आवर्ती गति है, इस आवर्ती गति का मूल मैकेनिज्म क्या है, इस आवर्ती गति का मूल मैकेनिज्म ये है कि कोई भी पिंड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कोई भी पिंड जब निश्चित बिंदु, जिसे साम्य अवस्था का या माध्य स्थिति का बिंदु कहा जाता है, के इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ की पुनरावृत्ति करता है, तो इस प्रकार की गति को हम दोलनी गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। और दोलनी गति
को आवर्ती गति भी कहा जा सकता है। अब स्पेशलिटी क्या है इसकी, ये समझेंगे हम। देखिए, अगर मैं एक स्प्रिंग की बात करूं, मान लीजिए कि एक दीवार है, ठीक है, और इस दीवार से स्प्रिंग का एक हुक जो है वो बंधा हुआ है, ठीक है, और यहां पर स्प्रिंग से एक गुटका हमने बांध रखा है। गुटका लकड़ी का टुकड़ा मान लो, लोहे का टुकड़ा मान लो, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप आसानी से पकड़ करके खींच सको। इस स्प्रिंग को आप राइट साइड में खींचते हो, ठीक है, और छोड़ देते हो। खींच करके छोड़ने पर क्या होगा बच्चों, ये स्प्रिंग पहले राइट साइड में खींची तो राइट साइड में जाएगी, फिर वापस लेफ्ट साइड में आएगी। पर क्या इतने में ही ये स्प्रिंग अपनी साम्य अवस्था में आ जाएगी, या इसके बाद में भी कुछ होगा? क्या होगा बताइए? वापस से गति करेगी, वापस से गति करेगी, और वापस से गति करते हुए ये वापस से राइट में जाएगी, फिर लेफ्ट में आएगी, फिर राइट में जाएगी, फिर लेफ्ट में आएगी। स्प्रिंग के विभिन्न भागों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, स्प्रिंग के विभिन्न भागों के मध्य होने वाले घर्षण, नंबर 1 बात, स्प्रिंग के पदार्थ के जड़त्व, नंबर 2 बात, और अन्य प्रकार के प्रतिरोधी बलों के कारण स्प्रिंग धीरे 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 स्थिर अवस्था में आ जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे स्प्रिंग अवस्था में स्थिर अवस्था में आ जाएगी। ऐसा हम नॉर्मली देखते हैं। अब अगर मैं झूले की बात करूं तो, झूले की बात करूं तो झूले में क्या होता है, ये झूला है, ठीक है, ये पेड़ से बंधा हुआ है, आप इसे एक और ले जाते हो और ले जाकर के छोड़ देते हो, तो ये झूला जो है वो नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। क्या ये यहीं पे रुक जाता है? नहीं सर, ये चलता रहता है धीरे 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 धीरे। नहीं, ये सर चलता ये भी लगातार चलता रहता है, और तब तक चलता रहता है जब तक कि इसकी गति धीमे होकर के 0 वेग इसका नहीं हो जाए। लेकिन ये सब 0 वेग किसकी वजह से हो रहा है? अवरोधी बलों की वजह से, ठीक है ना। अब इन दोनों स्थितियों की अगर हम चर्चा करें तो पहले मैं स्प्रिंग की स्थिति की चर्चा करता हूं। ये स्प्रिंग है, ठीक है बच्चों, इस स्प्रिंग को ये स्प्रिंग मैंने बना दी, ये स्प्रिंग है। एक खास बात है इसमें जो मुझे बताइएगा, आप स्प्रिंग को इस और आपने धक्का दिया, ठीक है, बल आपने लगाया होगा। क्या स्प्रिंग को इस और जब आप खींचते हो तो आपको किसी प्रकार की ताकत लगानी पड़ती है कि आसानी से खिंच जाती है? ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि सर इसके पीछे ताकत लगानी पड़ती है, डेफिनेटली ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि जैसे अंकित बोल रहा है, बिल्कुल सही बात, हमने 6ठे चैप्टर में भी इस बात को पढ़ा था कि जब भी स्प्रिंग को आगे की ओर अपन धक्का देते हैं तो स्प्रिंग के विस्थापन, जो भी स्प्रिंग का विस्थापन हो रहा है उसके ठीक विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जो स्प्रिंग को अपने प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, जिसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल, ठीक है। और वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इसके विस्थापन x के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और एक खास बात कि जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उस रेखा के अनुदिश ये बल लगता है, उसी रेखा के अनुदिश, उस विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है लेकिन रखता उसी रेखा के अनुदिश है, ठीक है। अब अगर मैं झूले की बात करूं तो ये झूला वापस क्यों आया? चलो स्प्रिंग की तो बात हमने मान ली कि भाई ये जो स्प्रिंग थी ये गति की, अब ये झूला है, मान लो इसको आप यहां इस बिंदु पर लगे गए, तो जब ये इस बिंदु पर ये झूला पहुंचता है तो इसके साथ में क्या होता है? एक बल इस पर नीचे की ओर कार्य कर रहा है जिसको हम कहते हैं बल mg, ठीक है, द्रव्यमान के कारण। एक बल जो है वो रस्सी में खिंचाव के कारण बल कार्य करता है, उसको हम कहते हैं तनाव बल T, तनाव बल T, ठीक है। ये तनाव बल जो T है, अगर मैं यहां पर इस कोण को थीटा मानूं तो मैं यहां पर इस T के 2 घटक ले सकता हूं, इस थीटा के ये जो थीटा है ये कोण भी ये क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि एकांतर कोण है दोनों, ठीक है। अब देखो इस T को अगर मैं यहां पर राइट में लेकर के चला जाऊं तो कोण का मान कम होकर के 0 हो जाता है और ये कहलाएगा T cos थीटा। और अगर मैं इसको यहां लेफ्ट में लेकर के आ जाऊं
तो ये जो टी है इसका मान हो जाएगा टी साइन थीटा। समझ में आया बच्चों कैसे लिया हमने ये? हमने क्या कर दिया, इसका वियोजन कर दिया है और इसके घटक निकाले। फिर से समझ लीजिए एक बार, ये एक बल कार्य कर रहा है, तनाव बल ऊपर की ओर टी। ये कोण अगर थीटा है तो एकांतर कोण होगा, ये वाला कोण भी थीटा होगा। ठीक है, इसको मैं नाम दे दूं, मान लो ए बी सी। ठीक है, और ये डी। तो मैं कहूंगा कि अगर कोण डी सी बी थीटा है तो कोण ए बी सी भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। अब अगर हम टी के घटक निकालें तो टी को रेखा ए बी की ओर ले जाने पर कोण का मान कम हो जाता है, यानी रेखा ए बी की ओर इसका कॉस घटक होगा, और रेखा बी डी की ओर ले जाने पर जो कोण है वो बढ़ करके 90 डिग्री हो जाता है, तो बीडी की और इसका साइन घटक होगा। अब देखो बच्चों, एम जी बल को तो टी कॉस थीटा संतुलित कर रहा है, ठीक है, लेकिन टी साइन थीटा किस ओर लग रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये माध्य बिंदु की ओर है। माध्य बिंदु कहां है? जिस तरफ ये झूला था उसके लेफ्ट में है माध्य बिंदु, तो ये बल भी कहां लग रहा है? लेफ्ट में। तो खास बात क्या है दोलन में? पहली खास बात, सॉरी, इस गति में पहली खास बात क्या है? पहली खास बात तो ये है कि दोलनी गति में पिंड जो है वो माध्य स्थिति के इर्द गिर्द इधर उधर दोलन करता है। और दूसरी खास बात जो हमने अभी स्पेशल देखी इन दोनों गतियों में, जिसमें हमने किसी प्रकार का अवरोधी बल नहीं माना है अभी तक कि भाई इनको कोई रोकने वाला बल भी यहां पर होगा, हमने केवल सामान्य बल माने। उन दोनों ही स्थितियों में जो परिणामी बल है वो माध्य स्थिति की ओर कार्य कर रहा है, नंबर एक बात। और दूसरी बात कि वो विस्थापन के समानुपाती है। एक प्रकार से विस्थापन के क्या है? समानुपाती है, यानी जितना ज्यादा विस्थापन होता है ये बल भी उतना ज्यादा ही कार्य करता है। ठीक है, एक और खास बात आपने ये नोटिस भी हो कि झूले को ज्यादा ऊपर लेके जाओ तो बहुत तेजी से आता है, कम ऊपर लेके जाओ तो धीमी गति से आता है। तो ये इसीलिए क्योंकि जितना ज्यादा इसका विस्थापन होगा, ये बल जो इसको गति करा रहा है, जो इसे गति प्रदान कर रहा है, ये बल उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये दो स्थितियां हमें प्राप्त हुई। अब मैं यहां पर एक विशेष चीज बता रहा हूं, वो है सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम हमारे सिलेबस में केवल कौन से आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे? दोलनी आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आवर्त गतियों के बारे में अभी फिलहाल हम चर्चा नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो ये कौन सी गति है, कौन सी सरल आवर्त गति की हम बात करें? सरल आवर्त गति, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी आवर्ती गति जिसमें वस्तु तीन कंडीशन फुलफिल करे। कौन कौन सी कंडीशन? नंबर एक बात, ऐसी आवर्ती गति जिसमें वस्तु माध्य स्थिति के इर्द गिर्द यानी कि दोनों ओर एक निश्चित पथ में एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति की पुनरावृत्ति करती हो। क्या कहा मैंने? माध्य स्थिति के दोनों ओर यानी कि इर्द गिर्द भी कह सकते हो, इधर उधर भी कह सकते हो, एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ की बार बार पुनरावृत्ति करती हो। अब आप कहोगे सर आप तो हमें कंफ्यूज कर रहे हो, एक ही परिभाषा को आपने तीन तीन बार बोल दिया, और कभी इसको आप आवर्ती गति कह देते हो, कभी आप इसको दोलनी गति कह देते हो, और अब आप इसको नया ही नाम दे रहे हो सरल आवर्त गति। तो हम क्या तीनों जगह एक ही परिभाषा लिख के आवे क्या? तीनों जगह हम एक ही परिभाषा लिख के आवे क्या? तो तीनों में डिफरेंस अभी मैं बताऊंगा, आप एक बार और डिफरेंस में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों में क्या अंतर है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इसमें तीन कंडीशंस की पूर्ति होनी चाहिए, तीन शर्तों की पूर्ति होनी चाहिए। तो अभी तो पहली शर्त आई है कि माध्य स्थिति के इर्द गिर्द यानी इधर उधर एक निश्चित समय अंतराल में, भैरू सासी अपना माइक ऑफ कर लो बेटा, माइक ऑफ कर लो, ठीक है। माध्य स्थिति के इर्द गिर्द
एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ की बार बार पुनरावृत्ति करे। ठीक है, हालांकि बार बार कहने के बाद में पुनरावृत्ति कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पुनरावृत्ति अपने आप ही बार बार ही होती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो पिंड है जब ये गति करता है तो इस पर लगने वाला जो बल है, गतिशील अवस्था में इस पर लगने वाला जो बल है, वो बल हमेशा माध्य स्थिति की ओर इंगित होना चाहिए। हमेशा किस ओर होनी चाहिए? माध्य स्थिति की ओर इंगित होना चाहिए। यानी हम ये कहेंगे कि ये जो बल है वो उस वस्तु, जैसे ये मेरे पास में ये वस्तु है, ठीक है, और ये है माध्य स्थिति, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा की ओर ये बल कार्य करता है नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली, या हम कहें कि माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ये बल इस प्रकार से कार्य करता है कि ये इसको माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो बल है, ये बल हमेशा विस्थापन के समानुपाती होता है। ये बल हमेशा क्या होता है? विस्थापन के समानुपाती होता है। ये तीन खास बात है। अब आपको एक खास बात और बताता हूं कि ये तीनों खास बात हर आवर्ती गति में होती है, हर दोलनी गति में होती है। तो फिर हमने इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति क्यों कहा? अब इसको बारी बारी से समझना आप। मैं एक उदाहरण दूंगा और उदाहरण से आपको को रिलेट करना है, इसको दोनों से जोड़ना है, दोनों में संबंध स्थापित करना है, आपको समझ में आ जाएगी एक बात। आवर्ती गति जो हम कह रहे हैं वो दुनिया में जितनी भी ऐसी गति हैं जिनमें कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में किसी भी पथ की पुनरावृत्ति करता है, किसी भी पथ की पुनरावृत्ति करता है निश्चित समय अंतराल में, उस गति को हम कहते हैं आवर्ती गति। आवर्ती गति इज ए कॉमन नेम। जैसे हमने कहा विद्यार्थी सभी छात्रों और छात्राओं का यानी पढ़ने वाले लोगों का एक कॉमन नाम है। अब विद्यार्थियों में अगर मैं कहूं कि ये विद्यार्थी जो है ये छात्र है, तो क्या वो छात्र कोई अलग चीज मैंने बताई है? आप कहोगे सर आपने बताया है तो विद्यार्थी है, लेकिन विद्यार्थी का स्पेशल रूप आपने बता दिया। विद्यार्थी का भी एक स्पेशल रूप आपने बता दिया, सब कैटेगरी बना दी। जैसे कॉमन कैटेगरी हो गई विद्यार्थी, उसकी दो सब कैटेगरी हो गई, छात्र और छात्रा, छात्र और छात्रा। ठीक है, या हम कि छात्रों की हम कॉमन कैटेगरी बना रहे थे, छात्र को हमने मान लिया कॉमन कैटेगरी, उसमें हमने दो कैटेगरी बना दी, एक होशियार और दूसरा कमजोर। और उस होशियार और कमजोर में भी मैंने और ज्यादा कॉमन कैटेगरी बना दी, सॉरी और ज्यादा स्पेशल कैटेगरी बना दी कि 90% से ज्यादा वाले सबसे ज्यादा होशियार यानी एक्सीलेंट बच्चे। तो वो जो एक्सीलेंट छात्र है, क्या वो छात्र नहीं है? क्या वो होशियार नहीं है? तो हम कहेंगे जो एक्सीलेंट है वो होशियार भी है और छात्र भी है। जो एक्सीलेंट है वो होशियार भी है और छात्र भी है। तो सबसे कॉमन जो परिभाषा है, एक तरीके से कॉमन जो परिभाषा है वो हो गई है हमारे लिए आवर्त गति। ठीक है, अब आवर्ती गति की एक सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी मतलब, सब कैटेगरी का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को जब दो भागों में बांटते हैं तो उन दोनों में ही वो गुण होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड और कीटोन समूह, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। तो उस दोनों का कॉमन नाम क्या है? उस दोनों का जो कॉमन नाम है वो है कार्बोनिल समूह। आप सबने पढ़ा है ना ये बच्चों केमिस्ट्री में? सुन रहे हो मेरी आवाज को? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, इस उदाहरण को अपन छोड़ देते हैं, कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन। इसकी जगह अपन कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। एक अपन कॉमन कैटेगरी मान लेते हैं कि हर वो व्यक्ति जो किसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ता है सांसद कहलाता है। ये तो हो गई कॉमन कैटेगरी, यानी सांसद सभी हो सकते हैं।
ठीक है, सभी प्रकार के जो चुनाव लड़ करके जीतने वाले व्यक्ति हैं वो सांसद है, ठीक है ना। अब इस सांसद की स्पेशल कैटेगरी क्या हो गई? इस सांसद की स्पेशल कैटेगरी ये हो गई कि इनमें से वे सांसद जो मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, जो मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, वे मंत्री हैं, लेकिन मंत्री होने के साथ साथ क्या है? वो सांसद भी हैं। यानी हम क्या कहेंगे कि सभी मंत्री सांसद हैं, लेकिन सभी सांसद मंत्री हैं क्या? नहीं है सर। नहीं है ना। तो कॉमन कैटेगरी तो सांसद हो गई, और उसकी स्पेशल कैटेगरी क्या हो गई? मंत्री हो गई। उसकी स्पेशल कैटेगरी क्या हो गई? मंत्री हो गई। तो हम क्या कहेंगे कि सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि सांसद हैं, उनमें से कुछ सांसद हैं जिन्हें हम मंत्री कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से सारी वो गतियां जिनमें कोई पिंड एक निश्चित पथ की बार बार पुनरावृत्ति करता है, उन सबका कॉमन नाम हो गया आवर्ती गति। और आवर्ती गति में से भी वो गति, आवर्ती गति में से भी वो गति जिसमें कोई पिंड एक माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करता है और निश्चित पथ की पुनरावृत्ति करता है, उस आवर्ती गति को हम कहते हैं दोलनी गति। ठीक है। अब यही दोलनी गति दो प्रकार की होती है। एक वो दोलनी गति जिसमें दोलन करते समय दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक बल वो होता है जो इसे दोलन कराने का प्रयास करता है, ठीक है, जिसकी वजह से पिंड दोलन करता है। और एक वो बल होते हैं जो इसकी गति का विरोध करते हैं, यानी अवरोधी बल। ठीक है। एक तो दोलनकारी बल है और एक कौन से बल है? अवरोधी बल है। एक बल तो वो बल है जिनकी वजह से पिंड दोलन कर रहा है, और एक बल वो बल है जो अवरोधी बल है। तो ये जो दोलनी गति है ये दो तरह की हो गई। एक गति वो जिसमें दोलनकारी बल और अवरोधी बल दोनों ही हो, और एक गति वो जिसमें दोलनकारी बल तो हो लेकिन अवरोधी बल नहीं हो, जिसमें अवरोधी बल नहीं हो। ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर हम दोलनी गति को दो भागों में बांट रहे हैं, यानी आवर्ती गति को हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक आवर्ती गति वो आवर्ती गति, या एक दोलनी गति वो दोलनी गति जिसमें दोलन करने वाले पिंड पर दोलनकारी बल भी कार्य कर रहा है और अवरोधी बल भी कार्य कर रहा है। जैसे हमने झूले की गति देखी, जैसे हमने स्प्रिंग की गति देखी, जैसे हमने किसी पेंडुलम की गति देखी होगी, जैसे आपने वो घड़ी में जो पेंडुलम है, घंटे की जो पेंडुलम यानी कि वो चम्मच जैसी घड़ी, जो चम्मच जिसमें लटका होता है, वो पेंडुलम की गति आपने देखी है। तो ये जो गतियां हैं, ये गति क्या है? ये सब ऐसी गति है जिन गति में दोलनकारी बल भी है और अवरोधी बल भी है, और अवरोधी बल होने की वजह से वो झूला अंततः रुक जाता है, वो स्प्रिंग भी अंततः रुक जाती है। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कोई ऐसी दोलनी गति है जिसमें दोलनकारी बल तो है लेकिन अवरोधी बल नहीं है, अब बताओ मुझे बच्चों कि अगर इसमें अवरोधी बल नहीं है तो क्या ये पिंड कभी भी रुकेगा? नहीं रुकेगा सर, ये नहीं रुकेगा ना। तो ये एक और स्पेशल रूप हो गया। ऐसी दोलनी गति या ऐसी अवरोधी गति जिसमें दोलनकारी बल तो हो लेकिन अवरोधी बल नहीं हो, उसे हम आवर्ती गति का सरलतम रूप कहते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं इसे सरल आवर्त गति। अच्छा, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना बच्चों? तो केमिस्ट्री में आप नियम पढ़ते होंगे, ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा आपने, अष्टक नियम पढ़ा होगा, पाउली का अपवर्धन नियम पढ़ा होगा, हुंड का भावुकता नियम पढ़ा होगा, ऐसे बहुत सारे नियम पढ़े आपने। और उन नियमों में आपको बताया गया होगा कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है पहले वो न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षों में जाता है, ऊर्जा स्तरों में जाता है, फिर उच्च ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तरों में जाता है। कुछ नियमों में आपको बताया गया होगा कि वो परमाणु ज्यादा स्थायी होता है जो अष्टक नियम की पालना करता है, इसलिए सारे परमाणु ये प्रयास करते हैं कि ऑक्टेट रूल की पालना हो। वो परमाणु भी स्थायी होता है जिसकी कक्षाएं जो हैं वो पूर्ण पूरित होती हैं या अर्धपूरित होती हैं। ठीक है। युग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्थायी होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है। इस तरह के आते हैं ना। और फिर आते हैं अपवाद, फिर आता है अपवाद।
कोई एक अपवाद का नाम बता सकता है मेरे को? अष्टक नियम का अपवाद नाम बताओ। PCL 5 वाह वाह, दोबारा से बोलो बच्चों। PCL 5 सर। हाँ, क्या अपवाद है बच्चों इसमें? सर ये सर अष्टक नियम की इसमें पालना नहीं मध्य बिंदु है ना वो करता। 10 एक 10 एक पोटेशियम कर, का एक करके बोलो। अंकित बोलेगा, अंकित तुम बोलो बेटा। पोटेशियम का सर अष्टक से भी अधिक इलेक्ट्रॉन उसमें हो जाते हैं, ज्यादा मतलब युग्म अधिक हो हाँ, जाते हैं। पोटेशियम में अष्टक से भी अधिक नियम अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो इसने तो ऑक्टेट रूल फॉलो किया ही नहीं, अष्टक नियम को की पालना की नहीं, तो ये अपवाद हो गया। तो जिसने ये सारे नियमों की पालना नहीं की वो क्या है? वो विरलतम रूप है, जो कम पाया जाता है। समझे मेरी बात को? और जो ज्यादातर पाया जाता है उसको हम कहते हैं सरलतम रूप। किसी भी चीज का वह रूप जिसको आसानी से समझा जा सके, जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, वो उसका सरलतम रूप कहलाता है। तो ऐसे ही आवर्ती गति का सरलतम रूप कौन सा है? वो रूप है जिसमें हम अवरोधी बलों को शून्य मानते हैं, अवरोधी बलों की उपस्थिति को हम इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। वो हो गया हमारे लिए आवर्ती गति का सरलतम रूप। अब आवर्ती गति का असरलतम रूप यानी विरलतम रूप कौन सा होगा? वो होगा जिसमें ये सभी अवरोधी बल आ जाएंगे। क्योंकि अवरोधी बल कई प्रकार के होते हैं, इसलिए इनका जो प्रभाव है वो भी अलग अलग होगा। हालांकि हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, हम इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी हमारे लिए एक प्रकार से सरल आवर्त गति कौन सी हो गई? आवर्ती गति का सरलतम रूप ही सरल आवर्त गति है। तो जैसे हमने कैटेगरी बनाई कि सांसद की स्पेशल कैटेगरी हमने बना दी मंत्री, और मंत्रियों की भी एक स्पेशल कैटेगरी बना दी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री कौन है और राज्य मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री जो है वो उस विभाग से संबंधित सभी फैसले लेता है, और राज्य मंत्री जो है वो उनका सहयोग करते हैं उसमें। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग शक्तियां हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से, लेकिन उनका कॉमन नेम तो मंत्री हो गया। तो ऐसे ही सरल आवर्त गति जो है वो है तो आवर्ती गति, लेकिन आवर्ती गति का जो सरलतम रूप है उसे हम सरल आवर्त गति कहते हैं। ये सामान्य शब्दों में आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आप परीक्षा में क्या लिखोगे? सरल आवर्त गति की परिभाषा आती है तो ऐसी आवर्ती गति जिसमें वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक निश्चित समय अंतराल में पथ की पुनरावृत्ति करती है, और इसमें दोलनकारी बल सदैव माध्य स्थिति की ओर इंगित होता है और विस्थापन के समानुपाती होता है। साथ ही यह गति आवर्ती गति का सरलतम रूप होती है। अर्थात इस प्रकार की गतियों में अवरोधी बलों को नगण्य माना जा सकता है। यानी जब भी हम सरल आवर्त गति की बात करेंगे, अब हम अवरोधी बल को क्या मान के चलेंगे? जीरो मान के चलेंगे। यानी जब मैं झूले की बात करूंगा या स्प्रिंग की बात करूंगा तो मैं स्प्रिंग पर लगने वाले केवल उन्हीं बलों की चर्चा करूंगा जो बल उस स्प्रिंग को गति कराने का प्रयास करते हैं। अब ये जो सरल आवर्त गति है इसको भी हमने दो भागों में बांटा हुआ है बच्चों। एक है रेखिक सरल आवर्त गति और दूसरी है कोणीय सरल आवर्त गति। रेखिक सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं जिसमें गति का पथ एक रेखा के अनुदिश होता है, एक रेखा के ऊपर हो। जैसे स्प्रिंग की गति को अगर आप देखोगे तो ये मान लो एक स्प्रिंग बनी हुई है और इससे ये गुटका जुड़ा हुआ है। आपने इस गुटके को खींच करके जोड़ दिया, ये गुटका जिस जिस स्थान पर गया अगर उन बिंदुओं को सबको मिलाओगे तो आपको एक रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। ये जो गति है ये कहलाती है रेखिक सरल आवर्त गति। और अगर किसी पिंड की गति का पथ जो है वो किसी वृत्त के अंश या वृत्त के रूप में हो, या तो पूर्ण वृत्त के रूप में हो या वृत्त के किसी अंश के रूप में हो, यानी वक्राकार पथ में गति करती हो, तब हम ये जो गति है इसे कहते हैं कोणीय सरल आवर्त गति। ऐसी सरल आवर्त गति जिसमें पिंड की गति का पथ
एक रेखिक हो, रेखा के अनुदिश हो, उसे हम रेखीय सरल आवर्त गति कहेंगे, और जिसमें एक वक्रीय पथ ये हो तो इसे हम कहेंगे कोणीय सरल आवर्त गति। ठीक है बच्चों, अब रेखीय सरल आवर्त गति का एक उदाहरण तो हमने स्प्रिंग देख ही लिया है, सबसे बड़ा उदाहरण। तो रेखीय सरल आवर्त गति में जैसा कि मैंने कहा, ऐसी सरल आवर्त गति जिसमें पिंड अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द एक सरल रेखीय पथ में गति करता है। जिसमें पिंड की गति का पथ कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है, एक रेखा के अनुदिश होता है। सरल रेखा का मतलब है सीधी रेखा से, यहाँ पर ये भी एक रेखा है लेकिन इसे हम सरल रेखा नहीं कहते हैं। ठीक है, सरल रेखा कौन सी हम बनाते हैं? जो सीधी रेखा है उसे हम सरल रेखा कहते हैं। इसलिए सरल रेखीय पथ हो या सीधी रेखा के अनुदिश हो तो हम इस गति को क्या कहेंगे? रेखीय सरल आवर्त गति कहेंगे। अब इस प्रकार की गति में हमने देखा था, जैसे स्प्रिंग की मैं बात करता तो हमने ये देखा था कि स्प्रिंग में क्या होता है बच्चों, जब स्प्रिंग को विस्थापित किया जाता है तो स्प्रिंग पर जो बल कार्य करता है उसके ठीक विपरीत दिशा में एक और बल कार्य करता है जो इसे अपनी माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। लाने का प्रयास करता है पर ला नहीं पाता है, लाने का प्रयास करता है पर ला नहीं पाता है। ये जो बल है, इस बल को हम कहते हैं प्रत्यानन बल। ठीक है, ये प्रत्यानन बल माध्य स्थिति में केवल तभी ला पाएगा जब अवरोधी बल भी उपस्थित हो। अगर अवरोधी बल उपस्थित नहीं होंगे तो ये अपनी माध्य स्थिति में इसको नहीं ला पाएगा। तो इस गति में क्या कहेंगे हम? इस गति में वस्तु पर सदैव माध्य स्थिति की ओर एक प्रत्यानन बल कार्य करेगा, माध्य स्थिति की ओर कार्य करेगा हमेशा ही। जैसे हमने देखा, मैंने आपको कहा भी था कि ऐसी आवर्ती गति जिसमें पिंड जो है वो एक निश्चित पथ की पुनरावृत्ति करता है और उस पर लगने वाला बल किस ओर होता है? माध्य स्थिति की ओर। जब आप इसको इस ओर धक्का देते हो, राइट की ओर धक्का देते हो, तो इस पर लेफ्ट साइड में प्रत्यानन बल कार्य करता है क्योंकि इसकी माध्य स्थिति कहाँ है? लेफ्ट साइड में है। और अगर आप इसे संपीड़ित कर दोगे, मान लो इसी स्प्रिंग को आपने संपीड़ित कर दिया, दबा दिया, यानी आपने बल लगाया लेफ्ट साइड में, तो इस पर राइट साइड में बल लगेगा, यानी इसकी माध्य स्थिति की ओर बल लगेगा। माध्य स्थिति का मतलब संतुलन की अवस्था से है, जिसमें पिंड को अगर छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप आगे गति नहीं करता है। ठीक है, लेकिन माध्य स्थिति से विस्थापित किया जाए तो उसके बाद में गति करता है। ये जो प्रत्यानन बल होता है वो माध्य स्थिति से पिंड के विस्थापन के समानुपाती होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, F इज प्रोपोर्शनल टू X। यहां पर आप सीधे ये लिख सकते हो F इज प्रोपोर्शनल टू X। यहां पर देखोगे आप -X लिखा हुआ है, आप चाहो तो अभी माइनस मत लगाओ, बाद में माइनस लगा सकते हो। फिर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक स्थिरांक काम में लिया जाता है जिसे हम कहते हैं K। यहां पर आप माइनस लगा सकते हो, चाहो तो आप पहले लगा लो और चाहो तो बाद में। पहले लगाने का मतलब भी यही है कि ये जो बल है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, जिस और विस्थापन होगा उसके ठीक विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ये जो K है इसको अपन कहते हैं प्रत्यानन बल नियतांक। इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यानन बल नियतांक। स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। स्प्रिंग अगर हम यूज में ले रहे हैं तो इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्प्रिंग नियतांक भी कहते हैं। अगर इस स्प्रिंग काम में ले रहे हो तो इसको स्प्रिंग नियतांक भी कह सकते हैं, नहीं तो इसका कॉमन नाम है प्रत्यानन बल नियतांक। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऋणात्मक चिन्ह किस बात को बताता है कि ये बल जो है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये एक स्प्रिंग है, आपने इस पर बल लगाया, ठीक है, ये आपने इसको खींच लिया, ये इसकी माध्य अवस्था यहां थी, बिंदु ए पर थी, आपने इसको बिंदु बी तक खींच लिया और खींचने के बाद में आप छोड़ रहे हो। जब आप छोड़ोगे तो आपके द्वारा लगाया गया बल तो हो गया 0। अब इस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? केवल एक बल कार्य कर रहा है, वो है प्रत्यानन बल। यानी इसकी जो भी गति होगी वो केवल प्रत्यानन बल के कारण होगी। ठीक है, और किसी भी पिंड की गति में, चाहे वो गति कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, ये ध्यान रखना हमेशा, चाहे पिंड गति कर रहा है चाहे पिंड गति नहीं कर रहा है, उस पर लगने वाले सभी बलों का योग पिंड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी m × a के बराबर होता है। अगर पिंड गति नहीं कर रहा है बिल्कुल भी लंबे समय से, तो उसका त्वरण 0 हो जाएगा, यानी उस पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग 0 हो जाएगा। ये किसी भी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग होता है। ठीक है, और अगर पिंड गति कर रहा है और उसके वेग में चेंजेस हो रहे हैं
तो इसका मतलब उस पर लगने वाले सभी बल जो है वो बराबर नहीं है, और एक दिशा में लगने वाले सभी बल दूसरी दिशा में लगने वाले सभी बलों के बराबर नहीं है, इसलिए इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो मैंने क्या कहा कि पिंड पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग किसके बराबर होता है, m इंटू ए के बराबर। अब मुझे बताओ कि स्प्रिंग पर कितने बल लग रहे हैं, स्प्रिंग पर तो एक ही बल लग रहा है। तो जब हमने कहा कि सभी बलों का कुल योग m इंटू ए के बराबर होता है, तो जब एक ही बल लगेगा तो वो एक अकेला बल ही m इंटू ए के बराबर हो जाएगा, और अगर दो बल लगेंगे तो उन दोनों बलों का योग, जैसे मान लीजिए एक बल लग रहा है F1 और दूसरा लग रहा है F2, तो इन दोनों का योग m इंटू ए के बराबर होगा। तीन लग रहे हैं तो F3, इन तीनों का योग m इंटू ए के बराबर होगा। लेकिन जब एक ही बल लग रहा हो तो वो अकेला बल ही m इंटू ए के बराबर होता है। तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे कि ये जो माइनस का के एक्स है, F बराबर माइनस का के एक्स है, ये अकेला बल F m के बराबर होगा, m के बराबर नहीं, सॉरी, m इंटू ए के बराबर होगा। दोनों समीकरणों से हम क्या कह सकते हैं, m इंटू ए बराबर हो जाएगा माइनस का के एक्स। ठीक है, ये जो m है इसे नीचे ले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा a बराबर माइनस का k अपॉन m इंटू एक्स। ठीक है, इस k बटा m इंटू एक्स को हम वापस से राइट में लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ही बात करें तो a यानी कि त्वरण, और त्वरण को हम जानते हैं क्या कहते हैं, dv बाई dt, यानी वेग में परिवर्तन की दर, बराबर दूसरी साइड में क्या दिया हुआ है, माइनस का k अपॉन m इंटू एक्स। अब ये जो v होता है, इस v के बारे में भी हम सब जानते हैं, v का मान कितना होता है, v का मान होता है d बाई डी टी तो ऑलरेडी है, और v का मान होता है dx बाई dt। दूसरी साइड में क्या है, माइनस का k बटा m इंटू एक्स। इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये d से d गुणा हुआ है और dt से dt गुणा हुआ है, नहीं, इसका मतलब है x का दो बार अवकलन करना है, और dt स्क्वायर का मतलब है कि दोनों बार t के सापेक्ष ही करना है, दोनों बार t के सापेक्ष ही करना है। पर मान लो इसकी जगह ऐसे आ जावे डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स डी टी, इसका मतलब है x का दो बार अवकलन करना है, एक बार x के सापेक्ष और एक बार t के सापेक्ष। पहले t के सापेक्ष करेंगे फिर x के सापेक्ष करेंगे, तो ये इसका रिदम होता है पढ़ने का। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का k बटा m इंटू एक्स। इस माइनस का k बटा m इंटू एक्स को अगर आप लेफ्ट में लेकर के जाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस k बटा m इंटू एक्स। ठीक है, ये जो k बटा m इंटू एक्स है, सरल आवर्त गति का एक समीकरण होता है, उस समीकरण से अगर हम इसको मैच करेंगे तो k बटा m का मान हमें पता चल जाएगा। सरल आवर्त गति का एक अवकलन समीकरण होता है जो अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप पढ़ चुके होते, मान लो पढ़ चुके होते, तो वो समीकरण होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा। ये W जैसा मैंने बनाया है, इसको हम ओमेगा कहते हैं। देखो W तो आपको ऐसे बनाना होता है, और ओमेगा में क्या होता है कि ये जो W के ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं ओमेगा, यानी कि कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति इसको कहा जाता है। ठीक है, ये जो ओमेगा, इसको कोणीय वेग भी कहते हैं कई लोग। आवृत्ति और वेग कब कहेंगे मैं आपको बताऊंगा, अभी बात करेंगे उस पर भी हम। अगर हम इसकी तुलना करें तो देखो डी एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, एक्स की जगह एक्स है बराबर जीरो, बराबर जीरो, ये मैं लगाना भूल गया। ओमेगा स्क्वायर की जगह कौन है, के बटा एम। इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा स्क्वायर और के बटा एम दोनों बराबर है, क्योंकि पहला समीकरण जो मैंने लिखा ऊपर अभी थोड़ी देर पहले वो भी सरल आवर्त गति का समीकरण था, और ये समीकरण मैंने लिखा ये भी सरल आवर्त गति का समीकरण है। इसका मतलब ये दोनों तो एक ही तरह के होने चाहिए। अगर ये दोनों एक ही तरह के समीकरण हैं तो इसका मतलब के बटा एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा।
यानी ओमेगा बराबर हो जाएगा √k/m। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहां से आ जाएगा। अब आपके पास में जो समीकरण है, आपके पास में एक समीकरण है d² x/dt² प्लस ω² x बराबर 0। इससे आपको x का मान निकालना है, इससे आपको x का मान निकालना है, लेकिन x का मान ऐसा होना चाहिए, x का मान ऐसा होना चाहिए जो सरल आवर्त गति को फॉलो करे। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे, हमारे पास में 5 तरह के फंक्शन है। एक है इनवर्स फंक्शन, 1/x के रूप में होता है, मैंने आपको बताया था ILATE। दूसरा होता है लॉगरिदम फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन सब में से केवल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ही आवर्ती गति को व्यक्त कर सकता है, क्योंकि उसी में कुछ मान ऐसे होते हैं जो एक निश्चित मान की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं। अब आप कहोगे कि ये कैसे पता चला, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1/x में मैं 2 मान रख करके देखता हूं। ठीक है, एक बार मैंने रखा 2, फिर मैंने रखा x की जगह 3, फिर मैंने रखा 4, फिर रखा मैंने 5, फिर 6। आप देखें बढ़ाते जाएंगे तो इसका मान भी चेंज होता हमारे पास में चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, घटेगा नहीं कभी भी ये, सॉरी घटता चला जाएगा, कभी भी ये बढ़ेगा नहीं। और अगर ये ऋणात्मक संख्या है तो बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं, यानी इसका मान केवल एक ही दिशा में चल रहा है। अगर हम एलजेब्रिक फंक्शन लें तो उसमें x की घात हम कुछ ना कुछ लेते हैं, x की घात कुछ ना कुछ लेते हैं। अब यहां पर भी x का मान अगर आप रखोगे तो ये हमेशा बढ़ता चला जाएगा। 1 रखने पर 1 का स्क्वायर आएगा, 2 रखने पर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, यानी ये भी हमेशा बढ़ता चला जाता है। ऐसे लॉग में और एक्सपोनेंशियल में भी होता है। ये सारे के सारे फंक्शन ऐसे हैं जिनमें अगर हम x को एक्सपोनेंशियल में e⁻x लिखूं या 2⁻x लिखूं या 5⁻x लिखूं, इन सब में x का मान बढ़ाने पर इस पूरी राशि का मान भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन हमें सरल आवर्त गति देखनी, और सरल आवर्त गति में क्या होता है, स्प्रिंग का जो विस्थापन होता है वो हमेशा बढ़ता नहीं है, स्प्रिंग का विस्थापन कम भी होता है, यानी कि उसकी प्रारंभिक अवस्था समय के साथ में बदलती भी, समय के साथ में घटती भी है। यानी कि विस्थापन का मान, एक बात तो तय हो गया कि x का मान t पर निर्भर करना चाहिए, t के बढ़ने पर भी x का मान हमेशा बढ़ते रहना नहीं चाहिए, कभी घटना भी चाहिए, कभी कभी घटना भी चाहिए, मतलब बढ़े भी और घटे भी, और ये क्रिया लगातार चलती रहे। तो पहली बात तो x का जो सूत्र है वो t पर निर्भर करना चाहिए। अब t पर निर्भर करे तो मैंने कहा भाई पहला फलन कौन सा हो सकता है, इनवर्स फलन, 1/t के रूप में अपन ले लेते हैं इसको। अब यहाँ t का मान आप रखो, t का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, t का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो क्या x का मान ऋणात्मक आ पाएगा, हम कहेंगे नहीं आ पाएगा। दूसरी बात है कि t का मान बढ़ाते रहने पर 1/t का मान हमेशा घटेगा, कभी भी बढ़ेगा नहीं, यानी ये अपने मान की पुनरावृत्ति नहीं कर सकता। यानी कि x का जो फलन है, यानी x का जो समीकरण है, हम क्या पता लगाना चाहते हैं, यहां पर हम पता लगाना चाहते हैं ये x का समीकरण किस रूप में होगा। तो हमें अभी तक एक बात पता चली है केवल कि ये जिस भी रूप में होगा वो t पर यानी समय पर निर्भर करेगा, समय के बदलने से x बदल रहा है, यानी कि x का समीकरण समय पर निर्भर करेगा। दूसरी बात हमें पता चल गई है कि इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि x का जो समीकरण है क्या वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है t का, मतलब t के किसी घात के रूप में लिख सकते हैं क्या इसको अपन। एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, जिस पर ये निर्भर करे उसकी कोई ना कोई घात हो -1 को छोड़ करके। तो t² करके देख लेते हैं, t की घात 3 करके देख लीजिए, 5 करके देख लीजिए, -4, कोई भी घात ले लो, आपकी मर्जी हो जो, और आप देखेंगे कि वो घात जब अपन यहां रखेंगे, जैसे मैंने t का स्क्वायर रखा
यहाँ टी का मान रखो, अलग अलग टी के मान रखने पर जो x है उसका मान या तो बढ़ता चला जाएगा और या घटता। जैसे टी का मान 1 रखा तो 1 का स्क्वायर आया, 2 रखा तो 2 का स्क्वायर, 3 रखा तो 3 का स्क्वायर। इसके उल्टे क्रम में रखेंगे, 6 रखा, 5 रखा, 4 रखा, 3 रखा, 2 रखा। अब देखो समय तो हमेशा बढ़ता ही है, समय कभी भी घटता नहीं है। यानी समय का मान हमने पहले 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, 4 रखा है, 5 रखा है, 6 रखा है, तो 6 के बाद में वापस 5 नहीं रख सकते हम, 6 के बाद हमें 7 ही रखना पड़ेगा। अगर कोई कण 6 सेकंड में अपने पथ की पुनरावृत्ति कर रहा है, यानी पहले सेकंड पर और 7वें सेकंड पर उसका मान एक जैसा आना चाहिए। अगर 6 सेकंड में अपने पथ की पुनरावृत्ति कर रहा है तो दोनों के लिए एक्स जो उसकी स्थिति है वो पहले सेकंड पर 7वें सेकंड पे एक जैसी आनी चाहिए। एक उदाहरण से हम इसको ले लेते हैं कि ये एक स्प्रिंग है जिसको हमने यहाँ बांधा हुआ है। अगर मैं इसको दोलन कराऊं, ये बिंदु ए पे थी 1 सेकंड पे और ये 6 सेकंड में अपना दोलन पूरा कर लेती है, तो 7वें सेकंड पे फिर से बिंदु ए पर आ जाएगी। तो यहां हम एक इस तरीके से मान रख के देखें, टी का 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, 10 रखो, सारे मान रख के देख लीजिए। आप देखेंगे कि टी के कोई भी 2 मान पर एक्स का मान एक जैसा प्राप्त नहीं होता है, एक जैसा प्राप्त नहीं होता है, यानी ये फलन एल्जेब्रिक भी नहीं हो सकता। ऐसे ही लॉग में और एक्सपोनेंशियल में भी या तो मान केवल बढ़ता है और या केवल घटता है, दोनों काम नहीं होते। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम बात करें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, तो आप इनकी सारणी अगर देखोगे 0 से लेकर के 360 तक, तो साइन का मान भी बढ़ता भी है, घटता भी है, ऋणात्मक भी होता है और वापस वही मान भी प्राप्त होते हैं। आपने देखा है ना साइन की सारणी में, साइन 90 का जो मान होता है, साइन 90 का जो मान होता है वो हमें वापस से प्राप्त होता है 450 पर। साइन 90 का जो भी मान होता है वो साइन 450 पर वापस से प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि साइन 0 का जो मान है वो 360 डिग्री पर वापस से प्राप्त हो जाता है, 360 डिग्री पर वापस से प्राप्त हो जाता है हमें। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि साइन 10 का या साइन 30 का जो मान है वो 390 पर वापस से प्राप्त हो जाता है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में निकाला भी होगा, जिसको आप चतुर्थांश पद्धति कहते हो, चतुर्थांश पद्धति से निकाला होगा। ऐसे कॉस की सारणी आप देखोगे, आप टेन की सारणी देखोगे, कॉट की, सेक की और कोसेक की सारणी देखोगे, तो इनमें भी मानों की पुनरावृत्ति होती है। इसका मतलब एक बात तो हमें पहले पता चल गई थी कि जो अवस्था है एक्स वो टी पर निर्भर करेगी, और दूसरी बात हमें पता चल गई है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के रूप में होगी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फलन लेवें, साइन लेवें, कॉस लेवें, टेन लेवें, कॉट लेवें, सेक लेवें, कॉसेक लेवें या कोई और फलन है, ये 6 फलन है। खैर इन 6 फलन में से कौन से फलन लेवें, तो हमें यह भी पता है कि जब हम स्प्रिंग को गति कराते हैं तो स्प्रिंग कभी भी अपनी माध्य अवस्था से अनंत दूरी पर नहीं जाती है, यानी कि उसकी अवस्था कभी भी हमें अनंत प्राप्त नहीं होती है। यानी आपको वो वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छोड़ने पड़ेंगे जिनका कोई ना कोई मान अनंत आता हो। तो आप देखोगे कि टेन थीटा में टेन 90 का मान अनंत होता है, कॉट थीटा में कॉट 0 का मान अनंत होता है, कॉट 0 का मान अनंत होता है, और कॉसेक थीटा में और सेक थीटा में भी आपको एक एक मान अनंत प्राप्त होंगे। यानी आप कॉसेक नहीं ले सकते, आप सेक नहीं ले सकते, आप टेन नहीं ले सकते और कॉट नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें कोई ना कोई मान आपको अनंत प्राप्त हो रहा है। अगर आपने अनंत रख दिया तो फिर आपके पास में जो स्थिति एक्स है उसका मान भी अनंत आ जाएगा। तो हम ये 4 नहीं ले सकते, यानी बचे कौन, साइन और कॉस। तो आप एक्स का जो भी समीकरण लोगे उसमें या तो आपको साइन लेना पड़ेगा, ये साइन ले लिया, या कॉस लेना पड़ेगा। और ये साइन और कॉस किस पर निर्भर करने चाहिए, समय टी पर निर्भर करने चाहिए, समय टी पर निर्भर करने चाहिए, ये समय टी पर निर्भर करने चाहिए।
लेकिन कोण जो होता है वो एक ऐसी राशि है जिसका कोई भी मात्रक नहीं है। तो क्या t कोण के रूप में हो सकता है? हम कहेंगे t कोण के रूप में नहीं हो सकता। यानी t के साथ में कोई ऐसी राशि गुणा या भाग करके हमें लिखनी पड़ेगी जिससे ये जो राशि है वो कोण बन जाए। तो जब भी कोई कोण समय पर निर्भर करता है तो उस कोण को हम कहते हैं ओमेगा टी। उस कोण को हम क्या कहते हैं? ओमेगा टी। ओमेगा का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों 2 पाई बटा टी। अब देखो रफली इसको समझ लो, ये टी इसका मात्रक समय और नीचे जो टी है उसका मात्रक भी समय सेकंड, दोनों में मात्रक कट जाएंगे तो क्या केवल रह जाएगा आपके पास में कोण का मात्रक रह जाएगा। तो यहां पर आपके पास में टी के स्थान पर क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। तो एक बात और हमें पता चल गई कि यहाँ क्या आना चाहिए हमारे पास में? ओमेगा टी। यानी एक्स के समीकरण में या तो कॉस ओमेगा टी आएगा या तो साइन ओमेगा टी। लेकिन अभी भी ये समीकरण जो है सॉरी पूरी तरह से सही नहीं है। अभी भी ये समीकरण पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखो मैंने लिखा x बराबर साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी यानी साइन के साथ में कोई राशि है, ये जो भी राशि है वो हमेशा कोण ही होगी, ये हमेशा याद रखना। यानी एक प्रकार का थीटा है। साइन थीटा का कोई मात्रक होता है क्या? कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन एक्स का तो मात्रक होता है। यानी विमीय पद्धति से हम देखें तो ये समीकरण अभी विमीय संतुलन में नहीं है। एक तरफ एक्स है जिसको हम दूरी अगर माने तो इसका मात्रक मीटर है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास में साइन थीटा है जिसका कोई मात्रक ही नहीं है। यानी कि साइन थीटा के साथ में एक ऐसी राशि गुणा होनी चाहिए जिसका मात्रक भी दूरी हो। तो इसको अपन मान लेते हैं a, ठीक है। अब ये a क्या है? ये a भी x की तरह दूरी है। ये a भी क्या है? x की तरह दूरी ही है। बस a को हम कहते हैं स्पेशल दूरी। कौन सी स्पेशल दूरी? x का अधिकतम मान, x का अधिकतम मान, और इसी को हम कहते हैं हिंदी में आयाम, ठीक है। तो समीकरण हमारे पास में क्या आ गया? x बराबर a साइन ओमेगा टी। और दूसरा समीकरण आपके पास में क्या आ गया? इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो x बराबर a